नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। गुजरात में साबरमती नदी के तट से अपनी सियासी किस्मत संवारने की उम्मीद के साथ कांग्रेस का 84वां अधिवेशन समाप्त हो गया। 2 दिन के चिंतन और मंथन से जो निचोड़ सामने आया उसे पार्टी ने न्याय पथ का नाम दिया है। अधिवेशन में मुख्य रूप से कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो अपनी जिला इकाइयों को संगठन की नींव बनाएगा। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन नेताओं को रिटायर होने की नसीहत दी जो पार्टी की जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर खूब हमला बोला और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा गुजरात चुनाव की तैयारी का मुद्दा अधिवेशन का मुख्य मसौदा रहा। अपने अनुमोदन में शशि थरूर ने जो कुछ कहा वो महत्वपूर्ण तो था ही, लेकिन शायद ही किसी ने उनकी गंभीरता को समझा। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को रोष, अतीत और नकारात्मक आलोचना की नहीं, बल्कि आशा, भविष्य और सकारात्मक विमर्श वाला दल होना चाहिए। साथ ही पार्टी को उन मतदाताओं का समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश करनी होगी जो 2009 में पार्टी के साथ थे। कांग्रेस को भविष्य की पार्टी होना चाहिए, सिर्फ अतीत की नहीं। सकारात्मक विमर्श वाली पार्टी होनी चाहिए, ना कि केवल नकारात्मक आलोचना की। शशि थरूर के विचार पार्टी के बाकी नेताओं में एकदम दिखाई नहीं दिए। लगभग सभी नेताओं ने ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से मतदान कराने की वकालत की, तो पीएम मोदी की नीतियों को देश के लिए खतरनाक बताया। वहीं कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद और दलित और पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर जो प्रस्ताव आए हैं वो छलावा और अविश्वसनीयता से ग्रस्त हैं। इन वर्गों के आरक्षण और दूसरी कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावापूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और बीजेपी की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस देश का जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अधिवेशन में पारित प्रस्तावों से कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार लौट आएगा? क्या कांग्रेस को अपनी पुरानी बातें और वर्तमान की आलोचना से बाहर नहीं आना चाहिए? क्या कांग्रेस को अब भविष्य की को देखकर रणनीति बनाने की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस का बैलेट पेपर से मतदान वाला राग अलापना जनता को स्वीकार होगा? क्या जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस को ठोस रोडमैप नहीं बनाना चाहिए? बहुत अहम सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े होंगे इस चर्चा में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इकबाल अहमद जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भरत गांधी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और इकबाल भाई, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही। इकबाल भाई, कांग्रेस का ने कहा कि मेरा राष्ट्रवाद अलग है, समाज को जोड़ने वाला है। बीजेपी और संघ का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने वाला है। क्या ये जनता स्वीकार करेगी आपकी बात को मानेगी ये जनता? जब राहुल जी कन्याकुमारी से निकले थे पदयात्रा करने के लिए, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए इकबाल भाई। राहुल जी जब कन्याकुमारी से निकले थे और हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। राहुल जी जब पदयात्रा के लिए निकले कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए, तो उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मैं निकला हूं नफरत की दुकान बंद करने के लिए। जो देश में जहर चल रहा है, जहर बोया जा रहा है, पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसको लोगों से कनेक्ट हो, लोगों की समस्याएं सुने, नौजवान, मजदूर, किसान, गरीब, तो वो सबसे हर तबके से मिलने की कोशिश कर रहे थे और वो मिले भी। उन्होंने 4000-5000 किलोमीटर पद यात्रा की। तो ये तो उन्होंने लोगों को संदेश देने की बताया भी
कि हम नफरत की दुकान बंद करके रहेंगे। देखिए, जब कोई चीजें जहर जब फैल जाता है तो उसको खत्म करने में तो समय लगता है, लेकिन जहर फैलता बहुत तेज है, तो अच्छाइयां कम हो जाती हैं और बुराइयां ज्यादा फैल जाती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए राहुल जी को थोड़ा मशक्कत, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन देश अब धीरे धीरे इस बात को जान चुका है और समझने लगा है कि राहुल गांधी एक देश का ऐसा नेता है जो देश को संभाल सकता है और आगे बढ़ा सकता है। तभी देश में नफरत खत्म होगी और लोग एकजुटता होगी, देश तरक्की करेगा, लोग रोजगार मिलेगा, गरीबी हटेगी। तो ये अधिवेशन, और अधिवेशन जो गुजरात में हुआ, ये अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा गुजरात में जी। जो 35 साल से सरकार कांग्रेस की नहीं है, वहां लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इतना धमका रखा है लोगों को। कल मैं देख रहा था कि राहुल जी से एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, वो अपना हाथ हिला रही थी और राहुल जी की नजर पड़ी, उसको बुलाया। उसने सीधे यही कहा है कि हम अगर 18 साल के जिस दिन होंगे, राहुल जी मैं आपको वोट दूंगी क्योंकि आप में विजन है। अब आप देखिए, छोटी सी बच्ची को कितनी बड़ी बात कह दिया उसने कि आप जो लेके चल रहे हैं उसमें विजन है, लोगों की तरक्की और लोगों को जो बेहाल है उनको आप अच्छी जगहों पे लाके पटल पे रखेंगे। तो एक छोटी बच्ची ने साबित कर दिया है कल अधिवेशन में। जी ठीक है, भरत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस ने वहां पर अपना ये अधिवेशन रखा है। जिस पार्टी ने देश में एक लंबे वक्त तक राज किया है, उसको अब गुजरात याद आ रहा है। मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात बीजेपी का चूंकि मजबूत गढ़ है, तो क्या कांग्रेस ये किला भेद पाएगी? भरत जी, मेरी आवाज जा रही है? जी भरत जी। मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिषी लोग अपने अपने तरीके से देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम कोई राजनीतिक गणित देखें तो उस राजनीतिक गणित में अभी गुजरात बिल्कुल पलट गया है अपने दृष्टिकोण से, या मान लीजिए कि वहां दबदबा बना करके और जबरदस्ती वोट लिया जाता है, लोगों को डरा धमका के वोट लिया जाता है। तो क्या वहां पर वो डर का वातावरण समाप्त हो गया है? क्या अब लोग स्वतंत्र ढंग से वोट दे सकते हैं, या फिर वो जो सांप्रदायिक दृष्टि लोगों में प्रवेश कर गई थी वो समाप्त हो गई है? अब वो लोग जान गए हैं कि मैं गलतफहमी में हम थे और हमें देश के लिए मिलजुल करके रहने की दृष्टि पैदा हो गई है, इसके लिए वोट देंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। इसलिए एक राजनीतिक पार्टी के नाते कांग्रेस को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस, जैसा कि अभी आप पहले कह रहे थे कि वो नकारात्मक आलोचनाएं करने के बजाय सकारात्मक कुछ रोड मैप लाना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस भी इलेक्शन के टाइम बोली कि हम 8,500 रुपए दिलाएंगे अगर मेरी सरकार बनेगी, और अब चुनाव आप बीत गया और वो हाउस में राहुल जी हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। उस 8,500 के लिए मोदी को नहीं बोल रहे हैं कि भाई क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। न कांग्रेस कहीं आंदोलन कर रही है कि हाँ ये अधिकार लोगों को मिले। लोगों को एक सपना पैदा हुआ था कि उनकी आर्थिक दुर्दशा में एक कुछ राहत का गुंजाइश कांग्रेस बना रही है, लेकिन वो फिर संघर्षों में दिखाई नहीं देती है, लोग निराश हो जाते हैं। ऐसा ही आपको याद होगा, सन 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपया न्याय के नाम पर देंगे, लेकिन पूरे 5 साल राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कैडर शांत बैठे रहे। न तो वो सड़कों पर इस बात को करते हुए दिखे, न तो संसद में दिखाई पड़े। यानी कोई रोड मैप, कोई ऐसा रास्ता जो नई बात हो, जो बीजेपी नहीं कर रही है, अगर कांग्रेस करती है तो उस पर लड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। इससे कई बार लोगों को शंका पैदा होता है कि कांग्रेस के वाकई जो बोलते हैं उसके पीछे नियति क्या है, वास्तव में उसके लिए संघर्ष की है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भरत भाई, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सौरभ गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सौरभ जी, राहुल गांधी इस अधिवेशन के दौरान
ये बोले कि अभी तक हम लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों, ब्राह्मणों और दलितों के बीच की राजनीति करते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि ओबीसी हमसे खिसक गया। कांग्रेस को ओबीसी पर भी काम करना चाहिए, यानी कि आपका जो मजबूत वोट बैंक है ओबीसी, उस पर भी कांग्रेस की नजर है। देखिए, कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और राहुल गांधी जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा कि वो जातिगत आधार पर इस देश के समाज को बांटे, और वो जो राजनीति कर रहे हैं वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भाजपा संघ समाज को साथ लेकर चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये लोग आज भी जातिवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो ये किस तरफ, किस दिशा में देश की राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और इस समय राजनीति में अगर राहुल गांधी को देखा जाए, एक जोकर की तरह मुझे वो दिखाई देते हैं कि जो एक जोकर और कठपुतली की तरह इधर से उधर नाच रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन वहां पर हुआ, वक्फ बिल पर उससे पहले इन्होंने हंगामा किया, 13-14 घंटे वक्फ बिल पर बहस हुई, संशोधन बिल पर। उसके बाद भी राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले, संसद में बोलने को तैयार नहीं है, और सड़क पर शोर शराबा और एक नकारात्मक राजनीति भारत में करना चाहते हैं। और इस प्रयास में राहुल गांधी कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और जब तक कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकलेगी, कितने ही अधिवेशन कांग्रेस कर ले, जब तक गांधी परिवार के चरण चुंबक बनकर कांग्रेसी नेता लगे रहेंगे, तब तक कांग्रेस देश की सत्ता में दोबारा वापस नहीं होगी। जी ठीक है। इकबाल भाई, राहुल गांधी इस अधिवेशन में ये भी बोले, और हालांकि इससे पहले भी इस तरीके की बातें हुई कि कुछ नेता ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर। जी इकबाल भाई, सौरभ जी की बात का जवाब दे दीजिएगा, साथ में मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आपको भी याद होगा, कि कुछ पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनका तन तो कांग्रेस में है लेकिन काम वो बीजेपी के इशारे पर करते हैं, उनका मन बीजेपी के इशारे पर चलता है। तो क्या ऐसे नेताओं पर, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे नेताओं पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं हो रही है? जी, पहले मैं सौरभ जी का जवाब दे दूं। बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा परिवारवाद। अरे बीजेपी में जैसा परिवारवाद तो शायद किसी पार्टी में नहीं होगा। अमित शाह के बेटा जो कभी बॉल नहीं खेला होगा बचपन में, उनको अध्यक्ष बना दिया, वो परिवारवाद नहीं है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे एमएलए नहीं है। अभी मैं गिनवाऊंगा तो लिस्ट इतनी लंबी है कि ये खुद हो सकता है कि आपका डिबेट छोड़ के भागना पड़े, जवाब नहीं दे पाएंगे। परिवार 3 बार 4 बार लगातार विधायक बने हैं, उन्होंने कोई परिवारवाद की राजनीति में उसे नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने धरातल पर उन्होंने काम किया। अब आप ये तय कर लीजिए। अब देखिए, संगठन के हमारे चुनाव अभी निपटे हैं, संगठन का चुनाव सबने, मीडिया ने भी देखा है और पूरे भारत ने देखा है किस तरीके से पहले बीजेपी कहती थी कि अगर इनके परिवार के अलावा कोई प्रेसिडेंट अगर बन गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आप देखो ना, एक दलित समाज से एक गांव का निकला हुआ एक कार्यकर्ता, उसको जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के उनको बकायदा चुनाव लड़ा के ये साबित कर दिया। ठीक है। इकबाल भाई मूल सवाल पर आइए। इकबाल भाई, राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि तमाम सारे नेता ऐसे हैं जिनका तन तो कांग्रेस में है लेकिन मन उनका बीजेपी में, क्या उन पर एक्शन होना चाहिए? आपका बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा है क्योंकि राहुल जी ने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक टीम लगा रखी है जो लोग बीजेपी के स्लीपर सेल होके अपना काम करते हैं कांग्रेस में, उनको बाकायदा ये चीज ऑब्जर्व की जा रही है। राहुल जी पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है या तो तुम कांग्रेस छोड़ के चले जाओ वरना हम कांग्रेस से निकाल देंगे। वो साफ कह रहे हैं हमें चाहिए बब्बर शेर, कांग्रेस का हर सिपाही बब्बर शेर है। तो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि हमें बब्बर शेर चाहिए, गीदड़ नहीं चाहिए। और जो लोग सीबीआई और ईडी से डर के मारे भाग रहे हैं उनकी भी जरूरत नहीं, हो जा सकते हैं। भाई आप अगर रहना है तो खुल के लड़ाई लड़ो, जनता की लड़ाई लड़ो। एक समय था जब पूरे देश के प्रत्येक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। आज धीरे धीरे मात्र 5 या 6 प्रदेश में मात्र कांग्रेस की सरकार रह गई, वो भी समर्थन। ठीक है। आप दोनों पास होगा। भरत भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात में ये अधिवेशन हुआ, अगले 2 सालों बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव है। मैं सीधे से आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप पत्रकार हैं और चीज़ों को समझते हैं, क्या ये अधिवेशन गुजरात कांग्रेस में गुजरात की जो पार्टी है, गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें जान फूंक सकेगा? 2027 से पहले कांग्रेस पार्टी वहां पर तैयार हो सकेगी इस स्थिति में कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके? देश की बात तो बाद में कर लेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये पहल अच्छी है और उन्होंने गुजरात चुना, ये भी अच्छा है। और उनकी कोशिश ये है कि अगर वो गुजरात से बीजेपी को उखाड़ देते हैं तो पूरे देश से उखाड़ने की क्षमता उनकी प्रमाणित हो जाएगी। कि इस तरह का संदेश देश में चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि वो सबसे पहले सारी जोर लगा करके बीजेपी को गुजरात से उखाड़े। और इसलिए भी कि बहुत दिनों तक सरकार चलाने के कारण बीजेपी के प्रति लोगों का पेट भर गया है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां मजबूती से काम कर रहा है। अगर उसको वो कटाई कर सके, वोटों में बदल सके, तो यह जो सिग्नल देना चाहती है कांग्रेस, वो संभव ही हो जाएगा। अब ये भविष्य के गर्त में है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इस पर कोई ज्योतिषीय टिप्पणी नहीं करना चाहते। रह गई एक बात जो वंशवाद की है। मैं समझता हूं कि राजनीति का वंशवाद से बहुत गहरा ताल्लुक है और जो लोग वंशवाद का विरोध करते हैं वो लोग संसद में कभी कोई बिल नहीं लाते कि जो भी संवैधानिक पद हैं उन पदों पर कम से कम कोई भी व्यक्ति उनके जो रक्त संबंधी है, उनकी संतति है, बेटा बेटी है, पति पत्नी है, वो उन पदों के अयोग्य ठहरा दिए जाएं। ऐसा बिल आज तक कोई भी वंशवाद के विरोध करने वाली राजनीति करने वाले लोग नहीं लाए। इससे ऐसा लगता है कि वो भी खुद वंशवाद का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन वो वंशवाद की आलोचना भी करते रहना चाहते हैं जब तक उनके शत्रु को नुकसान होता है। इसलिए मेरे को लगता है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरे को बब्बर शेर चाहिए, तो बब्बर शेर एक्चुअली अपील से नहीं आते। राहुल गांधी जी खुद लड़ते हुए दिखाई पड़े, जेल जाते हुए दिखाई पड़े और बीजेपी की गलत बातों को केवल प्रतीकात्मक विरोध और झंडा प्रदर्शन करने का विरोध करने के बजाय इतना संघर्ष करें कि बीजेपी को उनको जेल में डालना पड़े जी। जब राहुल गांधी जब इस तरह लड़ते हुए देखेंगे तो बब्बर शेर अपने आप पैदा हो जाएंगे, जुबान से बब्बर शेर नहीं आते। जी जी सौरभ भाई, इस अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण एक ये भी बात हुई जो आपने पढ़ी भी होगी, आपने देखी भी होगी टीवी में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ईवीएम पर सवाल उठाए और ये कहा कि बीजेपी टेक्नोलॉजी के दम पर चुनाव जीत रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है आप पर। देखिए, ईवीएम का रोना कांग्रेस ही संपूर्ण विपक्ष उठाता है। जब इनकी सरकारें बनती हैं तब इनको ईवीएम समझ में आती है कि हाँ ईवीएम सही है। जहां इनकी सरकारें नहीं बन पाती या सीटें कम रह जाती हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनसे कई बार कह चुका, अगर कोई प्रमाण इस तरीके के हैं तब ला के दें। अब उन्होंने मांगा, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये कोई प्रमाण लेकर नहीं गए। केवल चुनाव हारने के बाद इनको ईवीएम की याद आती है। ईवीएम से चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तभी भी ईवीएम से चुनाव हुए थे। इस बार भाजपा की सीटें कम आई हैं। अगर ईवीएम हमारे समर्थन में इतना होता कि हम इतना कंट्रोल ईवीएम को कर सकते तो संपूर्ण समर्थन हमें मिलना चाहिए था। मात्र 240 सीटें अगर भाजपा की रह गई तो फिर ईवीएम को दोष देना बेकार है। रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस एक बिना ड्राइवर की बस की तरह दौड़ रही है, जिसमें नेतृत्व क्षमता बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में। राहुल गांधी जी 56 साल के युवा बनकर घूम रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता को अब तक कांग्रेस को मान लेना चाहिए। कितने विधानसभा चुनाव, कितने राज्यों में राहुल गांधी जी हरवा चुके, कितने लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में कांग्रेस को हरवा चुके, लेकिन कांग्रेस है कि गांधी परिवार का पीछा आज तक छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक ये लोग गांधी परिवार की चरण चुंबक बने रहेंगे तब तक कांग्रेस का कोई लाभ कांग्रेस को होने वाला नहीं है। कांग्रेस का पूरे देश में बंटाधार होना तय है। रही बात इसकी, अभी मेरे भाई प्रवक्ता थे साथी, उन्होंने कहा कि हमारे जो कांग्रेस गैर गांधी परिवार के भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया गया संपूर्ण देश ने देखा। आदरणीय नरसिम्हा राव जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनके साथ क्या व्यवहार कांग्रेस ने किया। मैंने तो मीडिया में देखा एक बार कि जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शव को कुत्ते नोच रहे थे। ये कांग्रेस की स्थिति है, ये मीडिया तक में दिखाया गया, आप देख लीजिए उठाकर। तो अगर कांग्रेस अपने पूर्व प्रधानमंत्री को और अपने पूर्व सीताराम केसरी देख लीजिए, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत में देखा
कि क्या व्यवहार उनके साथ किया गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन जो है उनका स्थिति आपने अधिवेशन में भी देखा होगा, अभी एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है वीडियो कि वो एक अलग चेयर पर बैठे, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। मतलब उनका इतना कद भी नहीं है कि वो सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के बराबर भी बैठे। ठीक है, तो ठीक ये है, गांधी एक परिवार बात, के जब तक ये ठीक है, ठीक है, रहेंगे तो ये कांग्रेस का कोई काम सोशल मीडिया की खबरें हैं, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इकबाल भाई, एक टाइम था आपके पार्टी में सेवा दल का बड़ा महत्व दिया जाता था। हम ये इसलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे बीजेपी के साथ आरएसएस का कदम से कदम मिलाकर चलना होता है और बीजेपी मजबूत होती चली गई, उसी तरीके से सेवा दल भी जब तक जागृत रहा आपकी पार्टी में, तब तक आप भी बहुत मजबूत स्थिति में रहे। लेकिन सेवा दल का जैसे जैसे कमजोर हुआ संगठन, वैसे वैसे कांग्रेस भी कमजोर होती गई। तो क्या सेवा दल को पुनः जागृत करने पर चर्चा नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर? सही सवाल आपका है, और ये बात सच है कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सेवा दल को बहुत आगे किया था, और उनके ना रहने के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद कांग्रेस में सेवा दल का धीरे धीरे खत्म होना, निष्क्रिय होना, कमजोर होना, ये भी हमारे लिए घातक रहा। क्योंकि सेवा दल एक ऐसा संगठन बना था जो निस्वार्थ सबके लिए काम करता था और लोगों के बीच जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो हर घर में, जैसे आपने एक बात कही कि अगले संगठन की बात की कि वो संगठन ऐसे काम करता है, लेकिन हमारा संगठन उस तरीके का नहीं था। हमारा संगठन सेवा भाव वाला था। वो जाता था, लोगों की मदद करता था, उससे डायरेक्ट मिनिस्टर या अध्यक्ष बात करते थे सेवा दल से। ये कमजोर होना, ये भी हमारे लिए बड़ा घातक है। और हमें आपके टीवी के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से इस बात को मैं मानता हूं, स्वीकारता हूं कि सेवा दल हमारा कमजोर हुआ। इस वजह से हमारे संगठन में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं इस बात को मानने को स्वीकार करता हूं। मैं जी बिल्कुल। भरत जी, बार बार कांग्रेस एक ही राग आलापती है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। कांग्रेस को ये क्यों नहीं समझ में आता कि उसी ईवीएम के भरोसे पर वो हिमाचल जीते, उसी ईवीएम के भरोसे पर वो कर्नाटक जीते, उसी ईवीएम के भरोसे पर वो तेलंगाना जीते। बहुत सारे राज्यों पर कांग्रेस की पहले भी सरकारें रही ईवीएम के आने के बाद, और अभी भी सरकारें हैं। देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, इसके निश्चित रूप से कोई ठोस सबूत तो नहीं आए हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, और जितने भी सबूत आए हैं वो चल नहीं पाए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मामले वाकई बहुत जटिल होते हैं, और ये देश के अधिकांश जन समुदाय, जनसंख्या ऐसी अभी तकनीकी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में अगर जनमानस वाकई ये चाहता हो कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो ये मामला आस्था का है। और अगर वाकई देश की जनता का आस्था है कि ये चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो, तो आस्था के कारण यह चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। और अगर कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी, एबीसीडी कोई भी हो, अगर उसको वोट मिल रही है तो ईवीएम से भी मिलेगी और वह बैलेट पेपर से भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर देखा जाता है कि जब ईवीएम की बात आती है तो वो बचने लगते हैं। तो उससे देश में एक शंका पैदा होती है कि अगर उनको ईवीएम का अनड्यू बेनिफिट, गलत ढंग से फायदा नहीं मिल रहा है, तो ईवीएम के इतने पक्षधर क्यों हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है कि लोकतांत्रिक विश्वास का मामला ज्यादा कीमती है, पार्टी का मामला इतना कीमती नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, भरत भाई, ठीक है, ठीक, भरत भाई, सौरभ भाई,